जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 12th DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक की यूनिट 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कीमत अनुपात PX और PY का ढाल सूचित करता है। PX और PY का मतलब है कि ये प्राइस Y वस्तु की है, प्राइस X वस्तु और प्राइस जो है वो Y वस्तु की। ये क्या है? कीमत रेखा। इसका ढाल क्या सूचित करता है? ये कीमत रेखा को ही हम बजट रेखा कहते हैं और इसी को कीमत रेखा। तो आंसर क्या होगा? A और C दोनों, यानी PX और PY का ढाल क्या सूचित करता है? ये कीमत रेखा और बजट रेखा, इन दोनों को ही सूचित करता है। ये दोनों एक ही चीज़ है। फिर है उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल क्या सूचित करता है? ये उदासीनता वक्र है। इसका ढाल क्या है? ऊपर से नीचे की ओर। आपको पता है कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे की ओर वक्र बनता है तो उसका ढाल ऋणात्मक होता है। तो उदासीनता वक्र का नीचे की ट्रिक भी है, नीचे की ओर यानी ऋणात्मक ढाल। फिर है सीमांत, ये गोले जो बने रहेंगे वो सही आंसर है। सीमांत उपयोगिता हो सकती है। तो सीमांत उपयोगिता का चित्र आपको पता है, ये है, ये ज़ीरो है। ज़ीरो से ऊपर सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, यहाँ ज़ीरो है और ज़ीरो के नीचे ऋणात्मक है। तो सीमांत उपयोगिता उपर्युक्त सभी आंसर है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक तीनों हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सीमांत उपयोगिता है और कुल उपयोगिता है, इनके बीच में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है वह है जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। तो ये देखिए, ये आपकी सीमांत उपयोगिता है और ये कुल उपयोगिता है। तो जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, ये वाला क्वेश्चन आंसर सही नहीं है। आंसर ये है कि जब सीमांत, आंसर डी है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। ये देखिए, जब सीमांत उपयोगिता यहाँ ऋणात्मक हो गई तो जो कुल उपयोगिता है वो घटने लगी है, जबकि यहाँ क्या लिखा है? बढ़ती है, इसलिए यह क्या है? सही नहीं है। अगला है उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है जब सीमांत उपयोगिता, जब सीमांत उपयोगिता जो है वो शून्य होती है, तब उपभोक्ता को यहाँ पर ये बढ़ के यहाँ पर अधिकतम पर आ गया तो हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। तो उपभोक्ता को तब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। फिर है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, इसके आधार पर उपर्युक्त सभी यानी मूल्य का निर्धारण, उपभोक्ता की बचत और मांग का नियम, ये तीनों नियम जो हैं उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर बनाए गए हैं। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता, तो आपको पता है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? ये शून्य है तब जी, जो ये है TU कुल उपयोगिता, ये है सीमांत उपयोगिता। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो ये A ऑप्शन सही है। उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता। जैसे मान लीजिए आपको 10 इकाई से जो है 10 उपयोगिता मिली और 11 इकाई से 11 उपयोगिता मिली, तो केवल 11वीं इकाई से कितनी उपयोगिता मिली? तो 11 में से हम 10 को माइनस करेंगे 1, यानी अंतिम इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त हुई उसी को हम क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता। तो आप याद कर सकते हैं अंतिम, सीमांत। उपयोगिता को परोक्ष रूप से परिभाषित किया जाता है।
उपयोगिता को हम मुद्रा और इकाई दोनों में परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा और इकाई दोनों द्वारा। सीमांत उपयोगिता है, कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। जैसे अभी हमने देखा था ना, 10 इकाइयों से 10 उपयोगिता मिली, 11वीं से 11, तो अंतिम इकाई जो है 11वीं इकाई से कितनी उपयोगिता मिली, 11 में से 10 माइनस करेंगे 1, तो ये जो 1 है वही क्या है, सीमांत उपयोगिता। ये क्या हुई, कुल उपयोगिता 11 में 1 की जो वृद्धि हुई वही क्या है, सीमांत उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता में वृद्धि को हम क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता। उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उपभोक्ता के संतुलन की है। देखिए, उपभोक्ता का जो संतुलन होता है उसमें ये जो कीमत रेखा होती है, ये उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जबकि वस्तु Y और वस्तु X दोनों की कीमत कैसी हो, बराबर हो, और दोनों की उपयोगिता कैसी हो, बराबर हो। नीचे कीमत दी गई है, ऊपर उपयोगिता, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, सुरेश सेब की 6 इकाइयाँ प्राप्त कुल उपयोगिता, यानी 6 इकाइयों से 300 उपयोगिता मिलती है और 7वीं इकाई से 30 उपयोगिता मिलती है। तो 7वीं इकाई तक उसे कितनी कुल उपयोगिता मिली, तो उसकी कुल उपयोगिता कितनी है, 6 से 300 मिली और 7वीं से 30, 300 में 30 जोड़ देंगे तो 7 इकाई तक कुल उपयोगिता क्या है, 330। एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा जब सीमांत उपयोगिता वस्तु के लिए समान हो। क्या क्या चीज़ समान होंगी जब उपभोक्ता संतुलन में होगा, तो वस्तु की मांग, पूर्ति और कीमत, यानी सभी समान होंगे तब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। फिर है, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस बिंदु पर होता है जब बजट लाइन उदासीनता वक्र पर लंबवत हो। ये देखिए, ये उदासीन बजट लाइन है और ये उदासीनता वक्र है। ये उदासीनता वक्र पर बजट लाइन क्या है, लंबवत है। अगला है MUX20 MU, देखिए ये एक फार्मूला है, अगर आप MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY, इसमें हम वैल्यू रखते हैं। MUY कितना है 20, MUX कितना है 60, Y की कीमत कितनी है 4, 4 से 20 को काटेंगे तो 5, 5 का PX में गुणा करेंगे तो 5PX बराबर 60, PX बराबर 60 अपॉन 5, 5 को इससे काटेंगे तो 12, यानी सही आंसर क्या है 12। सी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र सदैव होता है, तो उदासीनता वक्र सदैव मूल बिंदु से ऊर्ध्वाधर होता है। इसको याद करने की ट्रिक है कि ये ऊपर की ओर है, ये मूल बिंदु है और इससे क्या है, ऊपर की ओर है, तो ऊर्ध्वाधर, ऊपर से ऊर्ध्वाधर याद कर सकते हैं। दो वस्तुओं के बीच विनिमय दर उदासीनता वक्र विश्लेषण को दर्शाती है। तो ये X वस्तु है और ये Y वस्तु है, इनकी विनिमय दर हमें कीमत रेखा से भी पता चलती है, उदासीनता वक्र से भी पता चलती है और उदासीनता तालिका से भी पता चलती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। उदासीनता वक्र का ढाल बताता है ह्रासमान या घटती हुई। ये देखिए, उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, जो चीज़ नीचे आती है तो वो घटती है, तो ये ह्रासमान इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि उपभोक्ता अपनी बजट रेखा के नीचे है तब वह, देखिए ये है आपकी बजट रेखा और ये है अधिकतम संतुष्टि का बिंदु।
अब यदि उपभोक्ता बजट रेखा के नीचे, बजट रेखा पर मान लीजिए 100 रुपये हैं तो पूरे खर्च कर रहा है, बजट रेखा के नीचे यानी 100 में से मान लीजिए 80 खर्च कर रहा है, और बजट रेखा के ऊपर का मतलब है 200, तो 200 रुपये तो है ही नहीं, तो इसको तो वो अचीव ही नहीं कर सकता। बजट रेखा पर हो सकता है या उसके नीचे, अगर नीचे हो यानी उसने 80 रुपये खर्च किए यानी कुछ पूरे पैसे खर्च नहीं किए हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा वह आय अपनी कुल आय को खर्च नहीं करेगा। नेक्स्ट है उदासीनता मैप दर्शाता है, तो जो उदासीनता मैप है वो उदासीनता परिवार। उदासीनता मैप क्या होता है, बहुत सारे उदासीनता वक्र, इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, उदासीनता परिवार। उपयोगिता आमतौर पर संबंधित होती है, संतुष्टि उपयोगिता क्या है, संतुष्टि गुण है। हमने सेब, भूख लगी और सेब खाया, हमें संतुष्टि मिली, तो उपयोगिता किससे संबंधित है, संतुष्टि से। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ये देखिए, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता 0 होती है। नेक्स्ट है एक उपभोक्ता संतुलन में है जब सीमांत उपयोगिताएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं कैसी होना चाहिए, बराबर। क्वेश्चन नंबर 25, डैश की वजह से उपभोक्ता का खर्च प्रतिबंधित होता है, क्योंकि उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है, तो इनमें से कोई नहीं। चाय, कॉफ़ी, कोक, पेप्सी, चावल, गेहूँ सभी स्थानापन्न वस्तु हैं। सामान्य वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर, यदि मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो सामान्य वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ती है। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर क्या होगा, यदि मान लीजिए चाय और कॉफ़ी दो चीज़ हैं, यदि चाय की कीमत बढ़ जाए तो कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में भी क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो राइट ऑप्शन है इसका होगा बढ़ती है। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि, मान लीजिए, अच्छा इसका राइट ऑप्शन है बढ़ती है। और स्थानापन्न वस्तु का बता दिया था। 28 है पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कार की मांग, यदि मान लीजिए कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो कार की मांग क्या हो जाएगी, आप पेट्रोल कम खरीदेंगे तो कार भी कम खरीदेंगे, तो कार की मांग कम हो जाएगी। और कोई चीज़ कम होती है तो मांग वक्र कहाँ जाता है, बाईं तरफ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु 29, किसी वस्तु की मांग वक्र खींची जाती है, इस मान्यता पर स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सही मान्यता है। अगला है कि उपभोक्ता की रुचि प्राथमिकता पूर्ववत बनी रहना चाहिए, यह भी सही मान्यता है। इसके बाद उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये भी, तो ऑप्शन है डी सही। इनमें से कौन सी वस्तु स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण नहीं है, ब्रेड और बटर जो हैं वो पूरक वस्तुएं हैं, तो सही ऑप्शन है डी। मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमत तथा मांग की मात्रा में संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, तो विपरीत संबंध, उल्टा। मांग के विस्तार का आशय है, तो मांग के विस्तार का आशय है कि मांग वक्र जो है वो दाईं ओर, विस्तार में दाईं ओर और संकुचन में बाईं ओर, दाईं ओर खिसकता है। व्यक्तिगत मांग का निर्धारण होता है, तो इसमें इन सभी से होता है, सभी का ऑप्शन नहीं दिया, तो आप इसमें इन सभी ऑप्शन डी में आएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्न मांग अनुसूची का मांग वक्र पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए कीमत सेम है और मांग 100 से घटकर 70 हो गई। तो जब मांग वक्र घटती है तो मांग वक्र कहाँ जाता है, बाईं ओर, बढ़ेगी तो दाईं ओर। तो सी सही ऑप्शन है। फिर है मांग के विस्तार का कारण है। किसी भी वस्तु की मांग का विस्तार जो होता है वो कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। जब वस्तु की कीमत गिर जाती है तो मांग बढ़ जाती है। किसी वस्तु की मांग के विवरण में शामिल है। वस्तु की मांग के विवरण में शामिल है उपरोक्त सभी। वस्तु की कीमत, मात्रा और समय अवधि सभी से मांग प्रभावित होती है। एक उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो हल्की वस्तु का मांग वक्र बाईं ओर, क्योंकि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो वो घी की तुलना में डालडा कम खरीदेगा, तो मांग वक्र कहाँ चला जाएगा, बाईं ओर खिसक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक्स वस्तु की कीमत गिर जाने पर वाई वस्तु की कीमत ऊंची चली जाती है, तो दोनों वस्तुएं कैसी हैं। तो ये दोनों वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं, कीमत नहीं मांग होना चाहिए था, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है। फिर है वाई वस्तु की कीमत ऊंची होने पर एक्स वस्तु की कीमत ऊंची चली जाती है, तो दोनों वस्तुएं कैसी वस्तुएं हैं। देखिए इसका आंसर में थोड़ा सा करेक्शन है। यदि एक्स वस्तु की कीमत गिर जाती है और वाई वस्तु की कीमत ऊंची चली जाती है तो दोनों असंबद्ध वस्तुएं हैं। और एक्स वस्तु की कीमत ऊंची होने पर वाई वस्तु की कीमत की जगह क्या आएगा, मांग ऊंची हो जाती है, तो दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं। फिर है नेक्स्ट, एक्स वस्तु की कीमत ऊंची होने पर उनकी मांग में परिवर्तन नहीं होता, तो वस्तु कैसी होगी। तो जो वस्तु होगी वो पूर्णतः बेलोचदार होगी, क्योंकि कीमत पूर्णतः बेलोचदार में क्या होता है कि कीमत में कोई भी परिवर्तन हो, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है कि एक वस्तु की मांग डी से डी डैश हो जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा। तो देखिए कीमत तो एक ही है और मांग में केवल परिवर्तन डी से डी डैश हो रहा है, केवल मांग में परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब ये है कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो गई है, इसलिए इस वस्तु की मांग क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो सी जो है इसका सही ऑप्शन है। किसी वस्तु की मांग की लोच ऊंची नहीं होगी जब, मांग की लोच ऊंची कब नहीं होगी, जब क्रेता के लिए वह वस्तु एकदम आवश्यक है तो वह उसको खरीदेगा ही। उसकी लोच का मतलब वो कम और बढ़ हो सकती है, जब आवश्यक है तो वो कम बढ़ नहीं हो सकती, तो उसकी लोच ऊंची नहीं होगी। किसी वस्तु की मांग कम लोचदार होती है। कम लोचदार तब होती है जबकि कम का मतलब होता है मांग में कम परिवर्तन। तो ये जहाँ ये निशान बंद होता है वहाँ मतलब होता है कम, तो ये मांग में कम परिवर्तन। तो ये जो है वो सही ऑप्शन है। और याद रखना है कि एक तरफ मांग आता है और एक तरफ कीमत। इसके बाद है निम्नलिखित में लोचदार मांग वाली वस्तु कौन सी। एयर कंडीशन, बाकी सब अनिवार्य वस्तुएं हैं और एयर कंडीशन की मांग कैसी है, लोचदार हो सकती है। फिर है यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से कम हो तो कीमत में कमी का क्या प्रभाव होगा। तो मांग की मात्रा में अधिक अनुपात, इसका आंसर होगा कि मांग की मात्रा में वृद्धि जो है अधिक अनुपात, यानी लोच इकाई से कम है, यानी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कम परिवर्तन होगा। तो मांग की मात्रा में वृद्धि से अधिक अनुपात, यानी कीमत में अधिक परिवर्तन हो रहा है और मांग में कम, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि किसी वस्तु की मांग धनवान उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है तो उस वस्तु की मांग
देखिए धनवान उपभोक्ता का कीमत अधिक हो या कम हो वो खरीद लेगा, तो मांग बेलोचदार होगी। चूँकि यहाँ बेलोचदार का ऑप्शन नहीं है तो हम इसमें लगा देंगे कि कम लोचदार होगी। वैसे कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन कम ही आते हैं। एक मध्यम स्तर के रेस्टोरेंट के संचालक रेस्टोरेंट में भोजन की मांग लोचदार होती है। यदि रेस्टोरेंट का संचालक कीमत बढ़ाने का विचार करता है तो उसका परिणाम होगा कीमत बढ़ेगी तो भोजन की मांग में क्या हो जाएगा, अधिक कमी हो जाएगी। इसके बाद है गिफिन वस्तु किसे कहते हैं, निकृष्ट वस्तु, घटिया वस्तु को हम क्या कहते हैं, गिफिन वस्तु। जैसे कि घी की तुलना में डालडा क्या है, गिफिन वस्तु है। ब्रेड क्या है, गिफिन वस्तु है। फिर है स्याही के मूल्य में वृद्धि से पेन की मांग। यदि मान लीजिए कि जो स्याही है उसका मूल्य वृद्धि हो जाए तो हम पेन खरीदेंगे क्या, कम खरीदेंगे, तो पेन की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्याही के मूल्य में वृद्धि से पेन की मांग में कमी होगी। मांग वक्र का ढाल सामान्यतः कैसे होता है, तो मांग वक्र का जो ढाल होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है और ये बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, तो ये सही ऑप्शन होगा। फिर है उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, हिग्स और एलन ने प्रस्तुत किया। सो थैंक यू।